अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ रिजवान अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल PMCB अकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। खुदा आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमेशा सलामत रहें और खुदा आपकी ज़िंदगियों को ढेर सारी कामयाबियों से भर दे। तो जो लास्ट वाले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, उसकी हमने एक्सप्लेनेशन डिस्कस की थी। आज हम उसी टॉपिक को ही आगे डिस्कस करेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। भाई क्रॉस प्रोडक्ट की क्या क्या खसूसियात हैं कि हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो पहले प्रॉपर्टी कुछ कम्यूटेटिव लॉ के बारे में है। क्या कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है या नहीं करता? भाई नहीं होल्ड करता। स्केलर प्रोडक्ट में करता था, इसमें नहीं करता। तो रीज़न मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी, तो दोबारा बता देता हूँ। सिर्फ इस नॉर्मल का चक्कर है, बाकी सब कुछ सेम है। अगर A क्रॉस B करते हैं तो नॉर्मल ऊपर की तरफ आता है और B क्रॉस A करते हैं तो नॉर्मल नीचे की तरफ आता है। A क्रॉस B का नॉर्मल ऊपर है और B क्रॉस A का नॉर्मल नीचे होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि आपका A क्रॉस B क्रॉस A के इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये कम्यूटेटिव नहीं है। तो लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई अगर आप लोगों ने जिद करनी है कि हमने यहाँ पे इक्वल लगाना है, आप अनइक्वल नहीं लगाना चाहते, भाई उसका भी हल है मेरे पास। आप यहाँ पे इक्वल लगा लें, लेकिन साथ में ना बस थोड़ी सी मेहरबानी करें, यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा लीजिएगा। नेगेटिव साइन ये बताएगा कि A क्रॉस B और B क्रॉस A का सब कुछ बराबर है सिवाय नॉर्मल के यानी डायरेक्शन के। अगर A क्रॉस B की डायरेक्शन अपवर्ड होगी, फिर B क्रॉस A की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। बस ये फ़र्क है। मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन भी दिखाता हूँ, देखिएगा ज़रा। ये हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ऐसे ही है ना, बस वेक्टर है नहीं लेकिन समझ ले, दो मार्कर्स हैं। वैसे लेट्स सपोज रेड मार्कर वेक्टर A को रिप्रेजेंट करती है और ब्लैक मार्कर वेक्टर B को रिप्रेजेंट करती है। तो हमने क्या करना है, A क्रॉस B। तो A के ऊपर अपना फिंगर्स रखें राइट हैंड की, उसको घुमाएं B की तरफ। आपका थंब कहाँ पर है, अपवर्ड है, यानी नॉर्मल ऊपर की तरफ है। चले ये तो हो गया आपका A क्रॉस B। तो अब हम बात करेंगे B क्रॉस A की। अब आपने फिंगर्स को रखना है B के ऊपर, थंब कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। अब आपका नॉर्मल किस तरफ हो गया, नीचे की तरफ हो गया, यानी डायरेक्शन हमारा साथ नहीं दे रही, इसलिए आपका क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है। ठीक हो गया, बात समझ में आ गई। तो चलते हैं अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ जी। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अब हमने डिस्कस करना है कि जब वेक्टर्स आपके क्या होंगे, परपेंडिकुलर। भाई ये परपेंडिकुलर की अलामत है। अब परपेंडिकुलर का मतलब तो आपको पता ही होगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे स्टूडेंट्स बड़े ज़हीन इंटेलिजेंट हैं। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, दो वेक्टर्स दरमियान कितना एंगल बनता है, 90 का एंगल बनता है। तो भाई अब देर किस बात की, फार्मूला लगाते हैं। A क्रॉस B इज इक्वल टू AB साइन थीटा नॉर्मल यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे जो एंगल है, इस एंगल की जगह पे हमने क्या पुट करना है, 90 डिग्री। तो भाई पुट करें साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 कितना होता है पता है आप लोगों को? नहीं पता तो कोई मसला नहीं, कैलकुलेटर से उठाएं, साइन 90 पुट करें, आपका आंसर आ जाएगा। चले मैं बता देता हूँ, साइन 90 आप लोगों के पास 1 के इक्वल होता है। हमेशा कैलकुलेटर के ऊपर रिलाई नहीं करना हमने, आपको ये चांद वाली ज़ुबानी भी याद होनी चाहिए। साइन 0 कितना होता है, साइन 45 कितना होता है, साइन 90 कितना होता है, साइन 180 कितना होता है, साइन 360 कितना होता है, साइन 270 कितना होता है। इस तरह कॉस के भी ये एंगल्स आपको पता होने चाहिए। मैं बहुत जल्द एक वीडियो अपलोड करने लगा हूँ, उसमें मैं आपको तरीका बताऊँगा कि आपने ये वैल्यूज़ कैसे याद रखनी है, बल्कि याद नहीं रखनी, इसको कैसे निकालना है हम बगैर रट लगाए और बगैर कैलकुलेटर के। तो बहुत जल्द मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। चलें भाई अब इधर भी आ जाए। किसकी इक्वल आ गया आपके पास, AB नॉर्मल यूनिट वेक्टर। अच्छा भाई A क्रॉस B कह रहे हैं, मुझे पीछे छोड़ दिया? नहीं भाई, हम आपको साथ रखेंगे। A क्रॉस B इज इक्वल टू AB नॉर्मल यूनिट वेक्टर। भाई ये रिजल्ट आ गया आपका। जब वेक्टर्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये A का वेक्टर A का मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर B का मैग्नीट्यूड है। दोनों को मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करवाएं, साथ में इसको नॉर्मल डायरेक्शन बता दें। सर आप दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे 3 वेक्टर्स ने ना एहतजाज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हम भी परपेंडिकुलर हैं, हमारा भी क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन करें। कौन कौन से? बिल्कुल यूनिट वेक्टर्स की बात हो रही है। I J K ये तीनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। चले भाई इनकी मानते हैं और देखते हैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे
आई और जे को, इसका हम देखेंगे इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है। भाई ये फार्मूला हमें ये बताता है कि पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है, फिर दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है, साथ में आई और जे का नॉर्मल आपने मेंशन करना है। आई का मैग्नीट्यूड क्या होता है भाई, दुनिया जहान के जो भी यूनिट वेक्टर्स हैं तमाम यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड आपके पास 1 होता है, इसलिए मैं क्या लिखूंगा, आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1। अब मसला रह गया कि आई और जे के ऊपर नॉर्मल क्या होता है। भाई परेशान क्यों हो रहे हैं, मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो देखिएगा ज़रा, ये आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस, ये आपके पास वाई एक्सिस और ये आपके पास जेड एक्सिस। तो आई और जे के ऊपर राइट हैंड रूल अप्लाई करें। एक्स एक्सिस के ऊपर आई होता है ना, और वाई के लिए जे होता है और जी के लिए के होता है। तो ये देखने में आ रहा है कि जब फिंगर्स को घुमाते हैं तो थंब तो आ रहा है किसके तरफ, जी की तरफ। तो जी का यूनिट वेक्टर क्या होता है, के। तो इसलिए हम n की जगह पे क्या लिखेंगे, k लिखेंगे, क्योंकि i और j का नॉर्मल क्या आ रहा है, k आ रहा है, z एक्सिस आ रहा है। i और j के ऊपर जो नॉर्मल आता है वो क्या आता है, z एक्सिस आता है, इसलिए z का यहाँ पे यूनिट वेक्टर लिखेंगे। तो आपका आंसर क्या आ गया, i क्रॉस j इज इक्वल टू k यूनिट वेक्टर। चलते हैं देखते हैं भाई j क्रॉस k किसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे मेंशन करते हैं भाई j क्रॉस k। तो सबसे पहले j का मैग्नीट्यूड, फिर k का मैग्नीट्यूड। अब नॉर्मल क्या आएगा भाई j और k के ऊपर, तो अभी हम इसको देख लेते हैं। ये आपके पास x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। x के अलॉन्ग i, y के अलॉन्ग j और z के अलॉन्ग k। j k i, j k i देखिएगा, i क्रॉस j करेंगे तो हम किस तरफ आ रहा है, i की तरफ, यानी i के अलॉन्ग। तो यहाँ पे कौन सा यूनिट वेक्टर लगाएंगे, हम i यूनिट वेक्टर लगाएंगे। तो हम फिर कहेंगे j क्रॉस k किसके इक्वल आ गया, i के इक्वल आ गया। सिमिलरली ये अब इसकी प्रैक्टिस आपने खुद करनी है, k क्रॉस i किसके इक्वल आएगा, j के इक्वल आएगा। तो इसको याद करने का मैं एक आसान तरीका भी बता देता हूँ आपको। आपने यहाँ पे ना एक सर्कल बनाना है। सर्कल कैसे बनाना है, यहाँ पे लिखना है आपने i, यहाँ पे लिखना है j और यहाँ पे लिखना है k। i क्रॉस j करेंगे, आंसर क्या आएगा, k आएगा। j क्रॉस k करेंगे, आंसर क्या आएगा, i आएगा। और k क्रॉस i करेंगे, आंसर क्या आएगा, j आएगा। देखें बिल्कुल, i क्रॉस j किया, आंसर क्या आ गया, k। फिर j क्रॉस k करेंगे, आंसर क्या आ गया, i। फिर आप क्या करेंगे, k क्रॉस i, तो आंसर क्या आ गया, j आ गया। याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है। हाँ, अगर हम इसको उल्टे चलें तो भी साथ में नेगेटिव आता जाएगा। अगर मैं इसको लिखूँ j क्रॉस i, तो फिर मैं इसको लिखूँगा नेगेटिव k। और इसको मैं लिखूँ अगर k क्रॉस j, तो फिर मैं इसको लिखूँगा नेगेटिव i। और इसको मैं लिखूँ i क्रॉस k, तो फिर इसको मैं लिखूँगा नेगेटिव j। भाई ये क्या बात हो गई भाई, इस वजह से a क्रॉस b की डायरेक्शन अगर ऊपर होती है तो b क्रॉस a की डायरेक्शन उसके मुखालिफ होती है। अगर i क्रॉस j की डायरेक्शन k है तो फिर j क्रॉस i की डायरेक्शन उसके नेगेटिव होगी, यानी उसके मुखालिफ होगी। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव नेगेटिव आएगा। नेगेटिव वाला चक्कर आ रहा है ना हमें, ये सिर्फ कम्यूटेटिव लॉ की वजह से है। उसने हमें धोखा दे दिया, कहता है मैं यहाँ पे होल्ड नहीं करता, इसलिए अब हमें यहाँ पे क्या लगाने पड़ रही हैं, नेगेटिव साइन लगाने पड़ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, कम्यूटेटिव लॉ ने धोखा दे दिया तो फिर क्या मसला हुआ, हम करेंगे, हम हिम्मत हारने वाले नहीं हैं। तो अब हम चलते हैं कि भाई जब आपके वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं तो तब क्या होगा। तो चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। जी तो बच्चों, थर्ड प्रॉपर्टी में आपके पास जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो तब क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा। पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, जिनकी डायरेक्शन सेम होती है। जब डायरेक्शन सेम होती है तो एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। तो अप्लाई करते हैं फार्मूले में, a क्रॉस b किसके इक्वल है, a b साइन थीटा नॉर्मल यूनिट वेक्टर। अब ये एंगल की जगह पे कितना एंगल पुट कर दिया हमने, 0 डिग्री। तो साइन 0 कितना होता है भाई, 0 होता है। जब 0 और साथ में कोई भी डायरेक्शन आ जाए ना, उससे हम बोलते हैं ये कौन सा वेक्टर है, नल वेक्टर। डेफिनेशन तो याद होगी ना, हमने पढ़ी हुई है। ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी हो, जो मर्जी डायरेक्शन ले लें आप, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हो, 0 हो। जब 0 मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो मर्जी हो, जब दो चीज़ें आपस में मिलती हैं तब जो वेक्टर बनता है उस वेक्टर को हम बोलते हैं नल वेक्टर। तो याद रखिएगा, इसके आंसर को 0 कभी नहीं कह सकते, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर वेक्टर आना है। अगर हम इसको 0 लिख देंगे, भाई 0 तक स्केलर क्वांटिटी है, ये तो फिर हमारा सारा कंसेप्ट ही गलत हो जाएगा ना कि वेक्टर का आंसर हम स्केलर लिख रहे हैं। वही नहीं, वेक्टर का आंसर आप वेक्टर
लिखेंगे, यहाँ पे जीरो नहीं लिखेंगे बल्कि नल वेक्टर लिखेंगे। अक्सर बुक्स वालों ने भी ये गलती की होती है, भाई वहाँ पे जीरो लिख देते हैं, जीरो नहीं लिखना होता सरकार, वहाँ पे नल वेक्टर लिखना होता है। अब फिर चलते हैं हम आई जे की तरफ। तो आई जे के भी आपस में पैरेलल हो सकते हैं। कैसे भाई, जब हम आई क्रॉस आई करेंगे तो जे क्रॉस जे करेंगे तो के क्रॉस के करेंगे। इसको भाई हमें हल करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल हमें पता चल गया जब वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो आंसर क्या आता है, नल वेक्टर। तो इसका आंसर भी नल वेक्टर, तो इसका आंसर भी नल वेक्टर। ठीक हो गया। तो ये अब आपकी होगी प्रॉपर्टी नंबर 3। तो अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ। जी, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 में हमारे पास वेक्टर्स तो वही हैं ए और बी, लेकिन यहाँ पे अब उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। वेक्टर ए के 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, ए एक्स ए वाई ए जी, और वेक्टर बी के भी 3 कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, बी एक्स बी वाई और बी जी। भाई अब हमें क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो भाई कर लेते हैं, कोई मसला ही नहीं है। हमने लिखा ए क्रॉस बी, हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आई जे के, कौन से, ए एक्स ए वाई ए जी, ए एक्स ए वाई और ए जी। ठीक है, आई के नीचे ए एक्स, जे के नीचे ए वाई, के नीचे ए जी। अब यहाँ पे इसके साथ आई जे के नहीं लगाएंगे क्योंकि ऊपर लग चुके हैं। अब किसकी बारी आ गई, वेक्टर बी की। तो वेक्टर बी के तीनों कंपोनेंट्स लिखेंगे, बी एक्स बी वाई और बी जी। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। डिटर्मिनेंट को अब हम ओपन करेंगे। आपने 9th क्लास में डिटर्मिनेंट पढ़ा होगा, जिनकी तो मैथ है उनको तो कोई परेशानी नहीं है, उन्होंने बहुत से सवाल चैप्टर नंबर 3 में डिटर्मिनेंट्स के किए होंगे मैथ के अंदर। तो बायो वालों को थोड़ा सा मसला आने वाला है भाई, वो भी मैं नहीं आने दूंगा, बड़ी अच्छी तरह समझाने लगा हूँ, देखिएगा ज़रा गौर कीजिएगा। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ठीक है, समझ आ गई भाई, ये तो सब में ही आएगा। चलें अब सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, आई लेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे, आई। तो मैं यहाँ पे आई लिख लेता हूँ, ले लिया भाई। अब क्या करना है, अब ये करना है कि आई के सामने वाला जो जितनी भी रो है उससे और आई के नीचे वाला जो भी कॉलम है उससे ऐसे समझे कि ये गायब हो गया। कितने नंबर्स बचे, ए वाई ए जी बी वाई बी जी। तो अब सिंपल क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करवाना है। ए वाई को बी जी से भाई करवा दिया, ए वाई को बी जी से, दरमियान में माइनस लगानी है। फिर आपने मल्टीप्लाई करवाना है ए जी को बी वाई से, तो ये भी करवा दिया, ए जी बी वाई। ठीक हो गया जी, ये हमारा एक स्टेप हो गया। हमने इस तरह के 2 स्टेप्स और करने हैं। आई के बाद है जे, तो अब जे की बारी। तो आई वाली सारी रो और जे के नीचे वाला सारा कॉलम, ये टी बन गया। इस पूरे टी को आपने इग्नोर कर देना है, निगलेक्ट कर देना है। समझे कोई आया और इसे लेके चला गया। हमारे पास फिर से 4 चीज़ें रह गई, ए एक्स ए जी बी एक्स और बी जी। ए एक्स को बी जी से मल्टीप्लाई करवा दे भाई, इधर मैं माइनस लगाऊंगा, साथ जे लगाऊंगा क्योंकि जे लिया था हमने। ए एक्स को बी जी से मल्टीप्लाई करवा दिया, साथ में माइनस ले लिया। फिर हमने ए जी को बी एक्स से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ए जी को बी एक्स से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे आपने प्लस लगाया, यहाँ पे माइनस लगाया, तो कैसे लगाया बताऊंगा। पहले ये स्टेप मुकम्मल कर लें, फिर आपको बताऊंगा कि भाई प्लस कब लगाएंगे, माइनस कब लगाएंगे, क्योंकि अब के के साथ भी आगे प्लस आने वाला है। तो कैसे पता चलेगा हमें भाई इधर प्लस लगाना है या इधर माइनस लगाना है। के को लूँगा तो के के नीचे वाला सारा कॉलम और इसे सारी रो निगलेक्ट हो जाएगी, ग्रीन वाली। अब क्या रह गया जी, ए एक्स को बी वाई से मल्टीप्लाई करवा दें, भाई करवा दिया। ए एक्स को बी वाई से, दरमियान में माइनस लगा देंगे, और ए वाई को बी एक्स से, भाई ये भी करवा दिया, ए वाई को बी एक्स से। अब थोड़ा सा काम ये करना है कि इसके साथ भी प्लस है, इसके साथ भी प्लस है और इसके साथ माइनस है। थोड़ी सी बात अजीब नहीं लग रही, तो इसे क्यों ना प्लस में कन्वर्ट कर दिया जाए। ख्याल है कर दिया जाए ना, तो ठीक है, अभी हम करते हैं इसे। चलें जी, मैं लिख रहा हूँ ए वाई बी जी माइनस ए जी बी वाई। आई को बाद में लिख दें, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ने वाला ना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। वैसे आई जे के बाद में ही लिखे जाते हैं। हम क्या करेंगे, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ बाहर क्या बच गया, प्लस बच गया। जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस वाली टर्म प्लस हो जाएगी और प्लस वाली टर्म माइनस हो जाएगी। अब ये माइनस वाली टर्म में ये होगी प्लस, इसलिए इसको पहले लिख देंगे ए जी बी एक्स, और ये प्लस वाली टर्म में ये हो जाएगी माइनस, इसे लिख देंगे ए एक्स बी जी, और एंड पे क्या लगा देंगे, जे को उठा के उधर कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। शुरू में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अब रह गया के, इसको बस वैसे का वैसे लिख दें, प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स इंटू
के। अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि ये भाई इधर प्लस क्यों लगाया, इधर माइनस क्यों लगाया, फिर इधर प्लस क्यों लगाया। भाई उसका जो फार्मूला है ना वो ये है, -1 की पावर रो जमा कॉलम, ये फार्मूला है। जब हमने लिया था i, तो i किस रो में है, फर्स्ट रो में है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा i की पावर 1, रो की जगह क्या लिखूँगा 1, तो i के नीचे कॉलम कौन सा है, फर्स्ट है, मैं लिखूँगा +1, तो -1 की पावर 2 होगी। किसी भी टर्म की अगर पावर 2 हो जाए या इवन हो जाए और उसके अंदर माइनस हो तो वो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए i के साथ क्या आ गया, प्लस आ गया। अब हम बात करते हैं j, तो j के साथ माइनस क्यों आया, भाई सेम फार्मूला लगेगा, देखिएगा -1, देखिए जी j किस रो में है, फर्स्ट रो में है, तो j के नीचे कॉलम कौन सा है, सेकंड है, इसका आंसर क्या आ गया, -1 की पावर 3, तो 3 तो ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर दे। भाई ये इतनी हिम्मत तो इवन नंबर्स के पास होती है, जैसे 2 ने माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर दिया, तो इसका आंसर आ जाएगा +1। 3 ऑड है, ऑड हिम्मत हार जाएगा और माइनस जीत जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, -1, इसलिए j के साथ क्या आया, माइनस आया। और सेम लॉ ही k के साथ अप्लाई होने वाला है, ये आप लोग इसकी खुद प्रैक्टिस करेंगे, अगर समझ ना आए तो आप मुझसे पूछेंगे कमेंट सेक्शन में। लो जी हमारी अब यहाँ पे हो गई 4 प्रॉपर्टीज, तो हमारी यहाँ पे सिर्फ एक अकलौती प्रॉपर्टी बच गई है, वो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। आपको पता है कि हम क्रॉस प्रोडक्ट से पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। भाई कैसे, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे कहीं पर पैरेललोग्राम बनानी पड़ेगी, जगह ढूंढते हैं, हाँ यहाँ पर, ये आपके पास यहाँ पे हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। कोई सी भी 2 साइडों को वेक्टर्स के नाम दे दें, लेट्स सपोज हम इस साइड को वेक्टर ए का नाम दे देते हैं और इस साइड को वेक्टर बी का नाम दे देते हैं, दरमियान में कोई ना कोई एंगल बनेगा, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के दरमियान क्या फाइंड कर लें, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लें। आपको ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या बताएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, या पैरेललोग्राम का एरिया बताएगा। तो ये 5 प्रॉपर्टीज़ आपके पास हो गई, प्रॉपर्टीज़ भी हो गई और आपका टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। किसी किस्म की कन्फ्यूजन की सूरत में आप मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस लाजमी पूछा करें, वो आपके क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड किया करूँ, आपके पहले आंसर्स दिया करूँ, अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक सर, और टॉपिक आपका है टॉर्क। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।